ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड वाला चैप्टर जो है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जो मैंने ऊपर हेडिंग भी लिखा हुआ है, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं गाइस, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अकाउंट्स में। जैसे मैं आपको वर्ड बता रहा था, ट्रांजेक्शन 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 बोल रहा हूँ, तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। क्योंकि हर वो चीज जो हमें मिलती है वो हमारी इनकम नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताऊं, आज आपने मुझे पूरी फीस एक साथ सबमिट कर दी, क्या ये मेरी इनकम है? तो कुछ लोगों को जिनको नहीं पता अकाउंट्स के बारे में, तो वो क्या बोलेंगे, हाँ सर इनकम है क्योंकि आपकी फीस है, आप पढ़ा रहे हो उसकी। बट वो एक्चुअली इनकम नहीं है। तो कौन सी चीज कब हमारी इनकम कहलाती है, कौन सी चीज एक्सपेंस कहलाती है, वगैरह वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहला वर्ड है ट्रांजेक्शन, या फिर मैं इसको बोलूं बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है कि ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या हो सकता है? सर, जो इनकम होती है उसको ट्रांसफर करना, मतलब मनी ट्रांसफर होती है और वो रिलेटेड होती है अपने बिजनेस से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दिस इज इनकम्प्लीट है ना। तो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि सर जब मनी ट्रांसफर होती है। सो गाइज, आपको मैं पढ़ा रहा हूं अभी, इसका मतलब रौनक के एक्सप्लेनेशन के मतलब ये एक ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, जबकि ये भी एक ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एनी इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब होता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मीन्स जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। सो एनी इकोनॉमिक इवेंट changes the resources of the बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब आपने कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन, ऐसी कोई इवेंट हुआ है, कोई हैपनिंग हुई है जिसमें मनी इन्वॉल्व है। अगर मनी नहीं इन्वॉल्व है तो मनी को आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे पास एक साल पढ़ा लेकिन आपने फीस नहीं दी, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको सर्विसेज दे दी हैं, आपको फीस देना था, कितनी देना है, कितने रुपीस की मैंने सर्विसेज दी है और कितना पैसा आपको मुझे देना है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एक इवेंट हुआ है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपने सर्विसेज ले ली है, इवेंट हो चुका है। सो इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट। तो मैंने यहां पर ये नहीं लिखा ट्रांसफर ऑफ इनकम, मैंने क्या बोला, एनी इकोनॉमिक इवेंट विच चेंजेस द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। जो आपके बिजनेस के किसी भी रिसोर्सेज में चेंज ले आए, उसे हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो सर आपने, जब हमने पढ़ा दिया, हमने फीस नहीं दी, इसमें कौन सा आपके बिजनेस के रिसोर्स में चेंज आ गया? चेंज आ गया गाइस। आप लोगों से पैसा लेना था मुझे, अब आप मेरे कस्टमर बन चुके हैं, मेरी बुक्स में आपके नाम से एक अमाउंट लिख दिया जाएगा। सो इससे क्या हो गया, मेरे एसेट्स बढ़ गए हैं, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ गई। सर कौन सी प्रॉपर्टी? वो पैसा जो मुझे आपसे लेना था, उस पे मेरा लीगल अधिकार बन चुका है। तो वो मेरी प्रॉपर्टी बन चुकी है, हाँ मिली नहीं है वो अलग बात है, बट वो उसके ऊपर मेरा लीगल अधिकार है। समझ में आया? ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, किसी भी चीज को आप ट्रांजेक्शन कब मानोगे? पहला, इकोनॉमिक इवेंट, मतलब कुछ हुआ हो और उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो, पैसा या पैसे के टर्म्स में कुछ भी हो वो इन्वॉल्व हो। ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या है, चेंजेस द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। चेंजेस द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस के किसी ना किसी रिसोर्स में चेंज आया हो। अगर ये दोनों चीजें हो रही है, इट मींस इट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू सुरेश स्टेशनरी एंड प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ ₹1,00,000। मतलब क्या, मैंने उसको बोला कि भैया मैं 1,00,000 रुपए का सामान आपसे खरीदूंगा, मैं आऊंगा कल परसों नरसों, जब भी मैं 1,00,000 रुपए का ये सामान खरीद के जाऊंगा। तो उसने बोला ओके सर, बढ़िया मस्त नहा धोकर आइएगा, खत्म। ठीक। उसके बाद मैंने क्या करा, पेड एडवांस ₹10,000 फॉर द ऑर्डर।
सो गाइस इसमें दो ट्रांजेक्शन है, पहला वाला मैं उसको ऑर्डर देकर आया था और दूसरा मैंने उसको एडवांस दिया। तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्यों बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है ये? सर इसमें 1 लाख का ऑर्डर तो है, इसमें मनी का टर्म्स इन्वॉल्व है, पर क्या मेरे बिजनेस के रिसोर्सेज में कोई चेंज आया? क्या मैंने सामान खरीद लिया, क्या सामान आया मेरे पास? क्या खरीदना कंपलसरी है, मतलब मुझे अब क्या खरीदना ही पड़ेगा? नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता हूं। क्या मेरे ऊपर लायबिलिटी आ गई है कि मुझे पैसा देना है? नहीं, मैं तो अभी सिर्फ बात कर आया हूं। जैसे आप अभी मेरे पास पढ़ रहे हैं ना, डेमो क्लास चल रहा है, तो अभी क्या हुआ है ना, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आपको ही पढ़ाना पड़ेगा। मैं चाहूं तो आपको मना भी कर सकता हूं नहीं पढ़ाना मुझे आपको। सेम आपकी तरफ से भी है, आप भी मुझे मना कर सकते हो कि सर मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता। सो राइट नाउ जो हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिकॉज इन ट्रांजेक्शन से हमारे रिसोर्सेज में कोई, मेरे रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आ रहा। ना आप मेरे स्टूडेंट बनने के लीगल अधिकार मुझे आ गया, ना लीगल अधिकार आपके पास है कि आप बोलो कि सर नहीं आपको तो पढ़ाना ही पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, डेमो क्लास के बाद जब मैं आपसे कंफर्मेशन मांगूंगा कि अब बताओ कंफर्म हो या नहीं हो, और आपने कंफर्म कर लिया, इसको मैं बोल सकता हूं। और मैंने आपको बोला है कि कंफर्मेशन के 2-3 दिन के अंदर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट करना है। फिर वो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट आ जाएगी ना, उस दिन पर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन हो गया, कितनी फीस देनी है ये भी पता चल गया, और अब मेरे पास लीगल राइट भी आ गया कि मैं आपसे पैसे मांग सकता हूं, और आपके पास भी लीगल राइट आ गया कि आप बोलोगे कि सर आपको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमने कंफर्मेशन दे दिया था। समझ में आया? ग्रेट। दूसरा क्या है? अब तो इसमें फर्स्ट वाला दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, और इसमें तो एडवांस दे दिया। एडवांस दे दिया मतलब सामने वाले को आप बेचना पड़ेगा मुझे। सो दिस इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो आप क्या याद रखिएगा, सिंपल सी बात, दो चीजें, कोई इकोनॉमिक इवेंट हो मतलब जिसमें पैसा या पैसे से रिलेटेड कुछ भी इन्वॉल्व हो, दूसरा आपके बिजनेस के रिसोर्सेज में, किसी भी रिसोर्सेज में कोई ना कोई चेंज आया हो। रिसोर्सेज का मतलब कैश नहीं होता, सिर्फ कैश नहीं होता, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई ना, वो भी एक तरीके का रिसोर्स होता है। ठीक है? सो दिस इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई डाउट इसमें गाइस? ग्रेट। दूसरा कैपिटल का फेवरेट वर्ड है। क्या होता है कैपिटल? सुना है कभी? सर अ रिसोर्स और मनी वी हैव। मनी वी हैव, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि कैपिटल क्या है, कैपिटल मनी को डिनोट करता है, बट ये इनकम्प्लीट है। बहुत सारे टीचर्स जब इसको एक्सप्लेन करते हैं ना कैपिटल को, तो वो भी इनकम्प्लीट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सो मैं वन लाइन में आपको डिफाइन करता हूं कि ये कैपिटल होता क्या है, फिर उस वन लाइन को समझेंगे डिटेल में। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है गाइस? एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस whether in cash or in kind। इतनी सी शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है। क्या बोल रहा है? एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ओनर। कैपिटल उसी पैसे को बोलते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन वो इन्वेस्ट किसने किया हो? ओनर ने इन्वेस्ट किया हो। ठीक है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला बैंक मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मेरे बिजनेस के लिए। तो उन्होंने बोला ओके चलिए हम आपके बिजनेस के लिए आपको 10 लाख रुपए का लोन देते हैं। क्या ये 10 लाख मेरी कैपिटल है? ठीक है। तो गैस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो हमारी कैपिटल नहीं है। क्यों कैपिटल नहीं है? क्योंकि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट तो हुआ है, पर वो पैसा मैंने नहीं लगाया, वो पैसा बैंक ने दिया है। वो पैसा बैंक ने दिया है, तो वो कैपिटल नहीं है। याद रखिएगा कैपिटल के लिए वर्ड क्या लिखा हुआ है? बाय द ओनर। जो पैसा ओनर बिजनेसमैन लगाता है सिर्फ उसे ही कैपिटल बोलते हैं। जो पैसा कोई और लगाता है उसे लाइबिलिटी बोला जाता है। हम बाद में समझेंगे लाइबिलिटी के बारे में भी। सो जब भी आज के बाद से आप कैपिटल वर्ड सुनो ना, तो क्या समझना? ओनर की बात हो रही है। ठीक है? सो कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को।
तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। आगे क्या बोला है, वेदर इन कैश और इन काइंड। कैश का मतलब तो हमें पता है, कैश का मतलब होता है रोकड़ा। नाउ गाइस आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कैश में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस सब कुछ आ जाता है जो हमारे पास होता है। तो चाहे आपने कैश में लगाया हो, चाहे आपने बैंक में पैसा जमा करके रखा हो, या फिर काइंड में रखा हो। सर ये काइंड का मतलब क्या होता है, प्यार से? नहीं, काइंड का मतलब होता है एनीथिंग, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम कैश। सर मतलब कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस स्टार्ट करना था, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मेरे पास खुद का पैसा था कितना, 5 लाख। फर्नीचर पड़ा था, ये फर्नीचर था, इसकी कीमत लगभग 1 लाख थी। अब इस फर्नीचर को भी मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया। ठीक है, मेरे पास एक शॉप था, घर का पर्सनल, मेरा खुद का, वो था 50,000 का, वो भी मैंने बिजनेस में लगा दिया। और बाकी पैसा जो 3,50,000 चाहिए था, उसका मैंने लोन ले लिया, 3,50,000 का। इस तरीके से टोटल मेरे पास कितना आ गया, 10 लाख रुपीज मेरे बिजनेस में आ गया। आप बता सकते हैं मेरी कैपिटल कितनी है? 6,50,000। 6,50,000, क्योंकि गाइज ये कैश मैंने लगाया, फर्नीचर मेरा पर्सनल था, लैपटॉप मैंने पर्सनल मेरा लगाया, तो ये सारी चीजें ओनर ने इन्वेस्ट करी है। और ये वाली चीज किसने इन्वेस्ट करी है, बैंक ने इन्वेस्ट करी है। तो कैपिटल क्या होता है, एनी मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर वेदर इन कैश और इन काइंड। कैश, काइंड मतलब फर्नीचर, लैपटॉप, कोई भी चीज, कैश के अलावा कोई भी चीज, वो काइंड बोलते हैं। ठीक है, सो मेरी कैपिटल यहां पर कितनी हो जाएगी, 6,50,000। ठीक है, मतलब क्या आज के बाद से गाइस कभी भी आप कैपिटल वर्ड सुने ना, तो आपके दिमाग में कौन होना चाहिए, ओनर, ओनर, ओनर। कभी आप बिजनेस न्यूज में, अगर आप न्यूज देखते होंगे फाइनेंस की, या कभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो उसमें वर्ड सुनते होंगे कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, एक ऐसा मार्केट होता है जहां आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। और जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं, इसीलिए उसको कैपिटल मार्केट बोला जाता है। कैपिटल मतलब ओनर्स का मार्केट, मतलब अगर आप कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे ना, और कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करोगे ना, मतलब आप किसी ना किसी कंपनी के ओनर बन रहे हो। जैसे मैं हूँ रिलायंस कंपनी का ओनर हूँ, पता है आपको? अरे हंसो मत, सच में हूँ ओनर। कैसे ओनर हूँ, मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, इसलिए। ठीक है, तो कोई भी ओनर बन सकता है, वो बात और है कि मेरा परसेंटेज 0.001% होगा, वो बात और है। सो हम क्या बोल रहे थे, ओनर। अब ओनर क्या होता है गाइस, देखिए 3 तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, 3 तरीके से कर सकते हो। कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा होता है पार्टनरशिप। प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला, ऑलवेज सिंगल, अकेला आदमी, जैसे मैं हूं। मैं कौन हूं, सोल प्रोप्राइटर, अकेला ओनर। पार्टनरशिप, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। और तीसरा होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसको आप कंपनी के नाम से जानते हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे टाटा कंपनी है। तो ये कंपनी है जिसमें बहुत सारे ओनर्स होते हैं। तो ये 3 तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो जब सोल प्रोप्राइटर होता है ना, उसके ओनर को प्रोप्राइटर बोला जाता है। पार्टनरशिप में ओनर्स को पार्टनर्स बोला जाता है, और कंपनी में ओनर्स को शेयर होल्डर्स बोला जाता है। सो गाइज ये जो हैं, ये सारे के सारे तीनों लोग जो है ना, ये कौन है, ये सारे ओनर्स हैं। तो चाहे आप प्रोप्राइटर वर्ड बोलो, चाहे आप पार्टनर वर्ड बोलो, चाहे आप शेयर होल्डर वर्ड बोलो, सबके सब ओनर्स हैं। ठीक, तो कैपिटल वर्ड का मतलब हमने क्या समझा, एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस वेदर इन कैश और इन काइंड। अब मैं क्यों इतना डिटेल में बता रहा हूं ना, जब आप स्कूल में पढ़ोगे तो आपकी टीचर्स पता है क्या बोलोगी, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा ओनर लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। तो सिर्फ स्टार्ट, ये इनकम्प्लीट है, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए नहीं, कभी भी बिजनेसमैन स्टार्टिंग में लगाए, 2-3 साल बाद फिर से लगाए, वो भी कैपिटल बन जाएगा, 10 साल बाद और पैसा लगाए, वो भी कैपिटल बन जाएगा।
तो कभी भी जब कोई ओनर 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 ओनर, ये दिमाग में याद रखिए, कैपिटल, तो आज के बाद से जब आप कैपिटल वर्ड सुनेंगे ना तो ऐसे इको आना चाहिए आपके दिमाग में, कैसा, ओनर ओनर ओनर, ऐसा। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ी बकवास करने की मेरी आदत है, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये काम करती हैं। ओके, एनी डाउट इन कैपिटल? सो हमने कैपिटल वर्ड पढ़ा, इसका उल्टा वर्ड पढ़ते हैं हम लोग, ड्राइंग्स। चलिए, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल गाइस, ड्राइंग इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। क्या ऑपोजिट ऑफ कैपिटल है? यहां पर क्या लिखा था? एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ये क्या बोलता है? एनी अमाउंट withdrawn by the owner from the business, whether in cash or in kind for personal use। तो मैंने लास्ट वर्ड जानबूझ के थोड़ा सा भारी आवाज में बोला, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। मतलब लाइन से समझते हैं, जब ओनर 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 जब ओनर बिजनेस में से पैसा निकालता है और उसका यूज करता है पर्सनल यूज के लिए, उसे ही ड्राइंग्स बोलते हैं। पर्सनल यूज, पर्सनल 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 पर्सनल। मतलब क्या कहना चाहते हो गाइस? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे फीस दी, ये मेरी इनकम है, मेरी नहीं, मेरे बिजनेस की इनकम है। मैंने इस पैसे को उठाया और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक ड्रेस खरीद ली। ये बात और है, मेरी शादी हो गई है पर मेरी गर्लफ्रेंड वही है, ठीक है? अदरवाइज रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम बोल दोगे मैम को, मैम मारेगी, घर से बाहर निकाल देगी। तो मैंने क्या करा? तुमने मुझे फीस दी, मैंने वो फीस से पैसा निकाला और अपनी वाइफ के लिए एक ड्रेस खरीदी। इसे बोलेंगे ड्राइंग्स। लेकिन मैंने पैसा निकाला, अब तुमने जो फीस दी, मैंने पैसा निकाला, उससे मैंने अपने सेंटर के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक वॉच खरीदी बड़ी सी। ये ड्राइंग्स नहीं होगा, क्योंकि पहला वाला पैसा जो मैंने निकाला था वो मेरा पर्सनल यूज था, और जो दूसरा वाला मैंने निकाला पैसा वो बिजनेस का यूज था। और जब आप पैसा बिजनेस के लिए यूज करते हो उसे एक्सपेंसेस बोलते हैं, लेकिन आप पर्सनल यूज के लिए निकालते हो तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। तो याद रखिएगा, बिजनेस का पैसा बिजनेस के लिए ही यूज होना है, ये रूल है। ये हम आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर बिजनेस के अलावा कोई चीज यूज करते हो पर्सनल के लिए तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा। और एक दूसरी चीज क्या याद रखेंगे? ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। कैपिटल आप ड्राइंग्स आपकी कैपिटल को कम कर देता है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ना, हमारी कैपिटल कितनी थी? 6,50,000। अब मैंने क्या करा? 50,000 रुपए निकाला और उस 50,000 से अपनी बेटी के लिए लैपटॉप गिफ्ट खरीद लिया। ये पर्सनल यूज हो गया। तो अब मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी ना? 6,50,000 थी, इसमें से 50,000 माइनस हो जाएगा, तो अब मेरी कैपिटल जो बचेगी वो कितनी हो जाएगी? 6 लाख। सो हमने क्या बोला? ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। समझ में आया? सो याद क्या रखना है ड्राइंग से रिलेटेड? बाय द ओनर, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। एग्जाम्पल देता हूं, बताना ड्राइंग्स है या नहीं, मुंडी हाँ या ना में हिलाइएगा। आप लोगों ने फीस दी, ठीक है? हमारे बिजनेस का जो मैनेजर था, जो दीदी बैठती हैं, उन्होंने क्या करा? उन्होंने उस फीस जैसी उनके पास कलेक्ट हुई, मुझे तो वो 2-3 दिन बाद देती हैं, तो उनको फीस कलेक्ट हुई, उन्होंने अपने लिए एक रिस्ट वॉच खरीद ली, अपने खुद के लिए रिस्ट वॉच खरीद ली। बताइए ये ड्राइंग्स है या नहीं? नहीं है। पहला वर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? बाय द ओनर। क्या ये पैसा ओनर ने निकाला? नहीं। पर सर आप तो बोल रहे थे कि पर्सनल यूज में नहीं होना है। हाँ, पर्सनल यूज में नहीं, पर क्या पैसा मैंने निकाला? सर आपने नहीं निकाला, लेकिन उसने तो अपना पर्सनल यूज करा ना, वो ये लॉस होगा, ये ड्राइंग्स नहीं होगा। ठीक है, लॉस के बारे में भी हम समझेंगे। तो यहां इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, वो पैसा जो ओनर निकालेगा पर्सनल यूज के लिए, सिर्फ उसे ही ड्राइंग्स बोलेंगे।
बाकी चीजों को और कुछ बोलेंगे, वो देखेंगे। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया ना कि वो दीदी ने अपने पर्सनल घड़ी खरीद ली, वो मेरी बिजनेस का लॉस है, चोरी हो गया, फ्रॉड हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, तो ड्राइंग्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इज इट क्लियर गाइस? बहुत बढ़िया। सो हमने क्या समझ लिया? कैपिटल समझ लिया और ड्राइंग समझ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड समझेंगे, उसे हम बोलते हैं एसेट्स। आपने बहुत सुना होगा इस वर्ड के बारे में, एसेट्स एसेट्स एसेट्स। मेरे पास इतने एसेट्स हैं, जैसे वो अमिताभ बच्चन बोलता है ना, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, तो ये सारी जो चीजें बोलता है ना, ये सारे एसेट्स। तो एसेट्स होते क्या है सर? गाइस, एसेट्स वही होते हैं जो अमिताभ बच्चन के पास थे, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, हाँ, यही सारे एसेट्स, मतलब प्रॉपर्टीज। तो अगर शॉर्ट में समझो एसेट को, तो प्रॉपर्टी है। लेकिन अब हम तो डिटेल में समझने वाले हैं गाइस। तो एसेट क्या होता है? एसेट होता है, एसेट्स आर द रिसोर्सेज। मैंने प्रॉपर्टी वर्ड नहीं लिखा है, रिसोर्सेज। क्यों लिखा है रिसोर्सेज, ये भी समझाऊंगा। एसेट्स आर द रिसोर्सेज लीगली ओन्ड बाय द बिजनेस, लीगली लीगली ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ यूज और बेनिफिट्स ऑफ द बिजनेस। हर वो चीज, तो मैंने यहां प्रॉपर्टी नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? रिसोर्सेज लिखा। रिसोर्सेज, हर वो चीज जिस पर आपका लीगल अधिकार है, लीगल अधिकार है। और वो आपके किसका? बिजनेस का लीगल अधिकार है। क्यों है आपके पास? क्योंकि आपको, आपके बिजनेस को उससे बेनिफिट होगा। वो हमारे एसेट्स होते हैं। जैसे मेरी सेंटर में एक मार्कर खरीद कर आता हूं, ठीक है, या क्या ये एक रिसोर्स है? रिसोर्स क्या होते हैं? जो हेल्प करते हैं वो रिसोर्स होते हैं। क्या वो रिसोर्स है? हाँ, वो रिसोर्स है। क्या लीगली ओन्ड है? हाँ, मैं बिल्कुल खरीद कर आया हूं अपने पैसों से, बिजनेस के पैसों से खरीद कर, लीगली ओन्ड है। क्या ये मुझे बेनिफिट देगा? हाँ, ये मुझे बेनिफिट देगा, ये मेरा एसेट है। मैंने एयर कंडीशनर खरीदा, क्या ये रिसोर्सेज है? हाँ, ये रिसोर्सेज है। क्या लीगली ओन्ड है? हाँ, मैं बिल, मेरे पास इसका पड़ा है, तो ये लीगली ओन्ड है क्योंकि अपने पैसों से खरीद कर आया हूं। क्या ये मुझे बेनिफिट देगा? हाँ, बेनिफिट देगा, ये एसेट है। ये प्रोमाइसेस है जो हमारा कोचिंग का सेंटर है, क्या ये एसेट है? हाँ, एसेट है। क्यों? क्योंकि ये रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इस पे मेरा लीगल अधिकार है, मैंने अपने नाम से खरीदा हुआ है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, और ये मुझे बेनिफिट भी देता है, तो ये भी मेरा एसेट है। लेकिन यही प्रोमाइसेस अगर रेंट पर होता, तो ये मेरा एसेट नहीं होता। क्यों? सर, रिसोर्स तो है लेकिन लीगली ओन्ड नहीं है, मतलब मैं इसका ओनर नहीं हूं, इसलिए ये मेरा एसेट नहीं है। एसेट वही चीज होती है जिसके आप लीगल ओनर होते हैं और जो आपके बिजनेस को बेनिफिट देता है, या फिर आप उसका यूज करते हो अपने बिजनेस में। तो आपके बिजनेस में, जैसे मेरे बिजनेस में क्या है? ये पंखा है, ये फर्नीचर रखे हुए, ये लैपटॉप है, ये एयर कंडीशनर है, ये टेलीविजन है, बोर्ड है, मार्कर्स हैं, स्टेशनरी का सामान है, छोटे से छोटा, ये सब मेरे क्या है? एसेट्स है। समझ में आया? समझ में आया? तो एसेट्स को आप कैसे याद रखिएगा? प्रॉपर्टीज, हर वो चीज जो हमारी है, हमारा उस पर लीगल अधिकार है। ओके सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। लेकिन सर, आपने प्रॉपर्टी वर्ड नहीं यूज करा, आपने रिसोर्सेज वर्ड क्यों यूज करा? क्योंकि गाइस, कुछ चीजें, प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो प्रॉपर्टी उन चीजों को बोलते हैं जिनको आप देख सकते, छू सकते हो, जो एग्जिस्ट करती हैं फिजिकली, उनको आप प्रॉपर्टी बोलते हो। तो सर, जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वो कैसे हेल्प कर सकती है आपको? ऐसी बहुत सारी चीजें होती है गाइस। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वेबसाइट। मैंने अपनी कोचिंग की वेबसाइट बनाई, पहली बात, क्या वो रिसोर्स है? हाँ है, हेल्प करती है। लीगली ओन्ड है? हाँ, लीगली अपने कोचिंग के नाम से बनवाई है, बेनिफिट भी देती है, एसेट है। बट गाइज, वो फिजिकल नहीं है, मतलब आप वेबसाइट को छू नहीं सकते हो,
वो कौन सी है? वो इंटेंजिबल है। तो मतलब मैं यहाँ मैंने रिसोर्सेस क्यों लिखा था? क्योंकि टेंजिबल चीजें भी होती है, इनटेंजिबल भी चीजें होती है। मतलब यहाँ मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, टाइप्स ऑफ एसेट्स। टाइप्स ऑफ एसेट्स दो तरीके के होते हैं गाइस। पहला इंटेंजिबल एसेट्स, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स। होते हैं ये गाइस। टेंजिबल एसेट्स आर फिजिकल एसेट्स which can be seen or touched. एग्जाम्पल के लिए लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, है ना, कंप्यूटर, फर्नीचर, इवन कैश। कौन से हैं ये? एसेट्स हैं। कौन से? टेंजिबल एसेट्स। सर इंटेंजिबल क्या होते हैं? इंटेंजिबल आर द एसेट्स which exist but cannot be seen or touched. They are in soft form or in the form of rights. राइट्स मतलब अधिकार। सर अधिकार मतलब जैसे मैंने आपको पहले तो मैंने आपको कौन सा एग्जांपल बताया? वेबसाइट का। वेबसाइट जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में है, ठीक है। ऐसी एक चीज होती है कॉपीराइट्स। इस कॉपीराइट्स का मतलब पता है आपको क्या होता है? क्या होता है कॉपीराइट्स? कॉपीराइट्स मतलब कोई आपकी चीज की कॉपी नहीं कर सकता, और करेगा तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो, या फिर आप उससे रॉयल्टी मांग सकते हो, अपना प्रॉफिट का हिस्सा मांग सकते हो। तो कॉपीराइट है। तो देखो कॉपीराइट सॉफ्ट फॉर्म में भी नहीं होता है। कॉपीराइट होता क्या है? एक अधिकार दे दिया गया आपको। जैसे ये बोला था ऋतिक सर, एग्रीमेंट कर लिया गया है कि आपकी चीज का कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या है? ये सॉफ्ट फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ एक राइट है, एक अधिकार है। तो ये कौन सा एसेट हुआ? इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स मतलब क्या? जो सॉफ्ट फॉर्म में हो या फिर जो राइट्स के फॉर्म में, अधिकार के फॉर्म में हो, उन्हें हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो एग्जांपल मैंने बताया वेबसाइट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, है ना, लोगोस। लोगोस और ट्रेडमार्क एक ही रहता है। पेटेंट्स, ब्रांड। आपको पता है ब्रांड भी एसेट होता है। जैसे नाइकी है ना, नाइकी एक ब्रांड है, इस ब्रांड की भी एक वैल्यू होती है, ये भी हमें हेल्प करता है इनकम अर्न करने में। ब्रांड, गुडविल, ये वर्ड याद रखिएगा, गुडविल बहुत 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 यूज होगा आगे जाके। गुडविल का मतलब क्या होता है? हमारी बेटर रेपुटेशन मार्केट में, ये भी हमें हेल्प करती है। जैसे होता है ना, आप टाटा के प्रोडक्ट पे ज्यादा भरोसा करते हो रादर देन किसी अदर प्रोडक्ट्स पे। क्यों? क्योंकि टाटा की एक गुडविल है, रेपुटेशन है। तो इस गुडविल के कारण वो ज्यादा इनकम अर्न कर पाते हैं। नमक खाना है तो टाटा का खाएंगे, कोई और नहीं खाएंगे, भले सस्ता भी मिल जाए, ठीक है। ये होता है। तो ये सारे कौन से एसेट्स है? इंटेंजिबल। गाइस समझ में है एसेट्स क्या होता है? सो गाइस ये एसेट्स होता है। अब अपन आते हैं किस पे? क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स पे। एसेट्स के टाइप्स। अभी क्या फॉर्म पढ़ा था, किस फॉर्म में होता है एसेट? एसेट टेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है, इनटेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, या फिर इसको आप टाइप्स ऑफ एसेट्स भी बोल सकते हैं। सो गाइस तीन टाइप ऑफ एसेट्स रहते हैं हमारे। पहला नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। तीसरा फिक्टिशियस एसेट्स। अब इसको समझते हैं कि होता क्या है, ठीक। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, नॉन करंट एसेट्स। पॉपुलरली इसको काफी लोग फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं फिक्स्ड एसेट्स के नाम से। तो सर फिक्स्ड एसेट्स होते क्या है? क्या बोल रहा है? नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर द पर्पस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, but are held either as investment
or to facilitate business operation and are held for long term point of view। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन हमें सर कैसे याद होगी? इसमें सिर्फ तीन चीजें हैं, सिर्फ तीन चीजें। क्या बोल रहा है आपको इसमें से याद क्या रखना है? पहला, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल। एसेट्स जिसको आप बेचने के लिए नहीं यूज करते हो, बेचने के लिए नहीं खरीदते हो, वही फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स होते हैं। सर जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एयर कंडीशनर मैंने खरीदा, तो ये मेरा नॉन करंट एसेट्स है या फिक्स एसेट, क्योंकि मैंने इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा है। लेकिन यहीं पे गाइस एक इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस वाला है, यही एसी उसके लिए करंट एसेट्स बन जाएगा, मतलब दूसरा एसेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेचने के लिए खरीदता है। तो जो एसेट्स आप बेचने के लिए नहीं खरीदते हो, सिर्फ उसे ही आप नॉन करंट एसेट्स बोलते हो। उसकी लाइफ चाहे जो भी हो, वो 1 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 100 साल चलेगा, लेकिन अगर आपने उसे बेचने के लिए खरीदा है ना, तो वो, जैसे मैंने ये प्रेमाइसेस खरीदा, ये मेरे लिए नॉन करंट एसेट है, लेकिन जो रियल एस्टेट एजेंट था उसके लिए ये करंट एसेट, क्योंकि उसका काम ही था प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना। तो नॉन करंट एसेट कैसे याद रखोगे? जो आप सेल के पर्पस के लिए नहीं खरीदते हो। दूसरा वर्ड क्या है? हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट ऑपरेशन। हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। सर इसका मतलब क्या है? हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आप क्यों करते हो? प्रॉफिट के लिए। मतलब आपने इन एसेट्स को या तो प्रॉफिट के लिए रखा हुआ है या फिर अपने बिजनेस में हेल्प लाने के लिए रखा हुआ है। जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा, तो मैंने, ये पहली बात तो मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा है। दूसरा, इससे मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन मेरे बिजनेस का ऑपरेशन इससे होता है। ठीक है। और तीसरा, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो गाइस? इसको याद रख सकते हो आप फ्यूचर बेनिफिट्स। तो अगर इतनी बड़ी लाइन नहीं याद रखनी हो ना, तो आप क्या याद रखोगे? नॉन करंट एसेट्स वैसे एसेट्स, ऐसे एसेट्स होते हैं जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देंगे किसी ना किसी तरीके का। और तीसरी लाइन आप क्या याद रखेंगे? हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ऐसे एसेट्स जिनको मैंने लंबे समय तक रखना है। ठीक है सर। एग्जांपल, जैसे मैंने एसी खरीदा है या लैपटॉप खरीदा है, खरीदते वक्त मुझे पता है ये कम से कम 4-5 साल तो चलेंगे ही चलेंगे। तो देखो, पहला, लैपटॉप, एसी या बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मैंने खरीदा, ये तीनों के तीनों, पहली बात तो मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा। दूसरा, क्यों? क्योंकि इनसे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होगा। और तीसरा, इनकी लाइफ लंबी है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। सर लॉन्ग टर्म में कितना टाइम आ जाता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल? तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, मोर देन 12 मंथ्स। एसेट्स जिनकी लाइफ 12 मंथ्स से ज्यादा होगी वो नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन नहीं, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सर मतलब क्या कहना चाहते हो? जैसे एसी, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूं और मैंने एसी खरीदा, तो भले इसकी लाइफ लॉन्ग टर्म है, लेकिन मैंने खरीदा तो बेचने के लिए है ना, तो ये मेरा नॉन करंट एसेट्स नहीं होगा, फिक्स एसेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने अपने यूज के लिए खरीदा है तो ये मेरा फिक्स एसेट्स बन जाएगा। समझ में आया गाइस? सो कभी भी कोई पूछे ना फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, ये तीन चीजें डेफिनेशन, ये तीन चीजें बता देना। नॉट फॉर सेल, फ्यूचर बेनिफिट, मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है। ठीक है। तो सर करंट एसेट्स इसके ऑपोजिट वाले हो जाएंगे। करंट एसेट्स, पहला, हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल, आपने सेल के पर्पस के लिए खरीदा हो, या फिर फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू कैश। मतलब अगर आप सेल नहीं कर रहे हो तो फिर दूसरा पर्पस आपका क्या है? उसको आप कैश में कन्वर्ट करना की आपका इंटेंशन है। सर कैश में कन्वर्ट, मैं इसका बढ़िया एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने मार्कर खरीदा, मार्कर, दो चीजें खरीदी, एक मार्कर खरीदा, एक व्हाइट बोर्ड खरीदा। व्हाइट बोर्ड के बारे में देखते हैं। व्हाइट बोर्ड क्या बेचने के लिए खरीदा है? नहीं। दूसरी बात, क्या इसकी लाइफ 12 मंथ से ज्यादा है? हाँ।
तीसरी बात, क्या ये फ्यूचर में बेनिफिट देगा? हाँ, ये नॉन करंट एसेट हो गया। अब आते हैं मार्कर पे। क्या मार्कर बेचने के लिए खरीदा है? नहीं। तो पहली कंडीशन तो ये भी उसमें नॉन करंट में आ रहा है। दूसरा, बेचने के लिए नहीं खरीदा है, क्या इसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है? नहीं। नहीं। तो सर बेचने के लिए तो नहीं खरीदा, पर लाइफ क्या है, 12 महीने से कम है। और दूसरी चीज देखिए, ये मार्कर मैंने क्यों खरीदा है? ताकि मैं इसको यूज करूंगा तो सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी तो मुझे इनकम रिसीव होगी। तो मतलब अल्टीमेट इंटेंशन क्या है, इसको मैं कैश में, इसके थ्रू मैं कैश में कन्वर्शन करना चाहता हूं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म। क्या होता है? लेस देन 12 मंथ, लेस देन और इक्वल्स टू लिख देते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू 12 मंथ्स। तो करंट एसेट्स शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? करंट एसेट्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और करंट एसेट्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने से कम, लॉन्ग टर्म मतलब 12 महीने से ज्यादा। बट आपको याद क्या रखना है, अगर कोई ऐसा एसेट है जो लॉन्ग टर्म है लेकिन आपका इंटेंशन उसे लॉन्ग टर्म रखने के लिए नहीं है, तो फिर वो करंट एसेट्स बन जाएगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इंटेंशन। सर एक एग्जांपल बताइए, मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, मेरे पास शेयर्स है, तो मैंने जो रिलायंस कंपनी के प्राइमरी मार्केट में मैंने शेयर्स खरीदे हैं, मेरा इसका इंटेंशन क्या है, मैं इसको कम से कम 6-7 साल तक अपने पास रखूंगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना मेरे गाइस, ये मेरे नॉन करंट एसेट्स में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक रखूंगा, और इनको मैंने बेचने के लिए नहीं रखा है, इनको मैंने क्यों रखा है, ये मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, नॉन करंट में आ गए। लेकिन यहीं पर मैंने ऐसे इन्वेस्टमेंट खरीदे, लाइक एग्जांपल किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने शेयर्स खरीदे, क्यों? जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ेगा बेच दूंगा इमीडिएटली। तो मतलब क्या, अगर कल भी प्राइस बढ़ गया तो कल भी बेच दूंगा। सो इसकी लाइफ शॉर्ट टर्म है। ठीक है, वही एग्जांपल बोर्ड और मार्कर वाला, बोर्ड जो है वो फिक्स एसेट्स है, मार्कर जो है वो करंट एसेट्स है। सो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। एग्जांपल में क्या आ जाएगा? लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई, मशीनरी आ गई, फर्नीचर आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाता है गाइस? करंट एसेट्स में आपका आ जाता है कैश, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स मतलब जिसका आप रेगुलरली यूज करते हैं, जैसे मार्कर मैंने बोला ना, मेरा मार्कर मेरे लिए क्या है? कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम्स, जैसे स्टेशनरी का सामान खरीदता हूं मैं, वो भी कंज्यूमेबल आइटम है, करंट एसेट्स होगा, क्योंकि इंटेंशन क्या है, वो 12 महीने के अंदर यूज हो जाएगा। ठीक है, ये और क्या? डेटर्स क्या है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्या इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट? तो आज इतना ही करते हैं, एक बार शॉर्ट में देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। Guys, we have started our basic accounting terms with business transaction। हमने पढ़ा कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा इवेंट हुआ जिससे आपके बिजनेस के रिसोर्सेज में चेंज आए, वो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। ये दो चीजें याद रखेंगे, वो इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए, मनी से रिलेटेड होना चाहिए, और उससे आपके बिजनेस के किसी ना किसी रिसोर्स में चेंज आता है। फिर हमने पढ़ा क्या? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो ओनर इन्वेस्ट करता है, बाय द ओनर इन द बिजनेस, और चाहे कैश में करे चाहे काइंड में करे, ये दो वर्ड्स हम लोग याद रखेंगे। कोई और अगर बिजनेस में पैसा लगाता है वो कैपिटल नहीं होगी। फिर हमने पढ़ा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में भी हमने क्या पढ़ा कि जो अमाउंट ओनर निकालता है, और वो भी पर्सनल यूज के लिए, तो ये दो वर्ड, बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज। एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं गाइस? प्रॉपर्टीज होती है। या फिर इसको हमने डिटेल में क्या पढ़ा? कोई भी ऐसा रिसोर्स। तो रिसोर्स वर्ड मैंने क्यों यूज करा? क्योंकि रिसोर्स में, प्रॉपर्टी में सिर्फ टेंजिबल चीजें आती हैं, रिसोर्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों आ जाती है। तो कोई भी ऐसा इस रिसोर्स जिस पे आपका लीगल अधिकार हो, जो आपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ एसेट हमने पढ़ा, टेंजिबल और इनटेंजिबल पढ़ा।
टेंजिबल जो फिजिकल होते हैं, इंटेंजिबल जो सॉफ्ट या राइट्स के फॉर्म में होते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ एसेट्स देखा, हमने देखा 3 होते हैं जिसमें से 2 हमने समझे अभी। नॉन करंट एसेट्स मतलब जो सेल के लिए नहीं होते, लॉन्ग टर्म होते हैं, और करंट एसेट्स जो यहाँ तो सेल के लिए हो, यहाँ तो शॉर्ट टर्म उनकी लाइफ हो, वो करंट एसेट्स होते हैं। इतना क्लियर? तो आज के लिए हम लोग इतना ही करें। ओके गाइस, सो हैव अ वेरी नाइस डे। जय श्री राम।